ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में जितनी गर्व की भावना हमने देखी, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीजफायर के बाद उतनी ही सियासत देखने को मिल रही है। सरकार कुछ भी करे, उस पर कोई सवाल न उठाए, ऐसी तो व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। सेना पे ऑपरेशन सिंदूर पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, उसके बारे में सवाल उठाने की कोई वजह भी नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं है, जेट का गिरना, तो किस पर सवाल है? नरेंद्र मोदी पर सवाल है। आयरन लेडी तब इंदिरा गांधी थी, तब डेमोक्रेसी थी। आज मिलिट्री रूल है क्या? लोग करें मोदी को श्रेय, अरे भाई और किसको श्रेय मिलेगा? राष्ट्रीय मुद्दों पर थोड़ा बहुत हमें धैर्य भी रखना चाहिए। एक भरोसा होना चाहिए कि सरकार अब ये कह देना कि हमारा विदेश मंत्री मुखबिर है, मैं समझता हूं कि इस पे क्या प्रतिक्रिया दी जा सकती है। राहुल गांधी की अगर आप पूरी राजनीति अगर आप जब देखेंगे, जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए, कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने बहुत परिपक्वता से किसी चीज की बात की हो। जब देश का मामला आता हो, चाहे वो उड़ी का मामला हो, चाहे पुलवामा का हो, चाहे पहलगाम का हो, या कोई भी किसी तरह का मामला हो। कौन से सवाल आप पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को कमजोर करने वाले। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद बार बार ये हताशा जो है ना कि फिर कहीं मोदी हीरो ना बन जाए, जो कि बालाकोट के बाद हुआ था, और बीजेपी इसको भुनाई, करगिल के बाद भी भुनाया, उस पर भी भुनाया, तो ये तो भुनाया, तो उनकी चिंता है। कहा जाता है मनमोहन सिंह 26/11 के बाद हमला क्यों नहीं किया, तो अटल जी ने क्यों नहीं हमला किया था जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था? कुछ तो रहा होगा ना, कुछ उनकी व्यवस्थाएं रही होगी, कुछ मनमोहन सिंह की व्यवस्था रही होगी। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में जितनी गर्व की भावना हमने देखी, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीजफायर के बाद उतनी ही सियासत देखने को मिल रही है। सवाल बड़ा यह है, आखिर सियासत के पीछे की वजह क्या है? वो विपक्ष जो हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने तक सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा था, वो अब तमाम तरह के सवाल पूछ रहा है। सवाल लोकतंत्र में बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, लेकिन किस वक्त किस तरह का सवाल और किससे पूछा जाना चाहिए, ये भी देखना और समझना होगा। क्योंकि ऐसे वक्त में जब देश एक तरीके से कह सकते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति से गुजरा है, उसके बाद उसके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। लेकिन विदेश मंत्री के एक बयान को लेकर राहुल गांधी, नेता विपक्ष, जिस तरीके से सरकार पर लगातार हमलावर हैं, एक के बाद एक सवाल कर रहे हैं, और जो सवाल वो कर रहे हैं उनके सियासी मायने क्या है और क्यों इस तरह के सवाल अभी निकल कर आ रहे हैं, एक। और दूसरा, सरकार की तरफ से क्या जो सवाल हो रहे हैं उसके जवाब उसी तरीके से नहीं दिए जाने चाहिए, ताकि जो भी भ्रम की स्थिति बन रही है उसको तत्काल दूर किया जा सके। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है, उसको लेकर विपक्ष सवाल पर सवाल पूछता है, फिर विदेश मंत्री के बयान को लेकर सवाल पूछता है। सवाल यह है, ऐसे सवालों का पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे ही देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में इस्तेमाल करता है, उसके सियासी मायने, और क्या जो पिछली गलतियां विपक्ष से हुई, उनको लगा कि जिस तरीके से हमने सवाल पूछे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, चाहे बालाकोट हो चाहे उरी हो, उसके बाद इस बार सवाल के पैटर्न को बदल दिया ताकि सवाल तो हो लेकिन सेना पर सवाल ना हो, सवाल सरकार से हो। तमाम अलग अलग तरह की सियासत हो रही है, उसी को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सभी वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं, समीर चौकर साहब हैं हमारे साथ, हर्षवर्धन जी हैं हमारे साथ, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राजकिशोर जी भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत स्वागत एक बार फिर से करता हूँ। सबसे पहले पूर्णिमा मैम, आपसे सवाल, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सवाल पूछ रही है, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, सीजफायर हुआ, उसके बाद सवाल पर सवाल आप कीजिए, बिल्कुल लोकतंत्र में सवाल होने चाहिए। लेकिन आप अगर ये सवाल करते हैं कि भाई हमारे कितने जहाज गिरे, आप अगर ये सवाल करते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर आप पूछ सकते हैं सवाल, लेकिन आप ये कहते हैं कि घुटने टेक दिए सरकार ने, कोई भी विदेश मंत्री हो, कोई भी सरकार हो, क्या इस तरीके से अपने देश के लिए घुटने टेकेगी? ऐसी स्थिति में जब सामने से डीजीएमओ का फोन आता है, उसके बाद हम सीजफायर के निर्णय पर जाते हैं और जो हमारा एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव कर लेते हैं, उसके बाद देखिए आदर्श जी, सवाल पूछना तो डेमोक्रेसी में हर किसी का हक है, पूछ सकते हैं आप सवाल। और सरकार कुछ भी करे, उस पर कोई सवाल ना उठाए, ऐसी तो व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। सेना पे ऑपरेशन सिंदूर पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, उसके बारे में सवाल उठाने की कोई वजह भी नहीं थी। इतना शानदार ऑपरेशन हुआ, पूरे विपक्ष ने, पूरे देश की जनता ने एकदम खुले दिल से साथ दिया और कहा कि इस बारे में सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से अब्रप्टली ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया और जिस तरह से सीज फायर सरकार कह रही है कि हमने नहीं किया है, संघर्ष विराम कह लीजिए, सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी कह लीजिए, क्योंकि वो लिमिटेड पर्पस के लिए था, बट जिस तरह से अब्रप्टली उसका किया गया अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट तब किया गया जबकि उसके पहले ट्रंप जी ट्वीट कर चुके थे कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी, इसलिए इन दोनों देशों के मैच्योर और बहुत इंटेलिजेंट लीडरशिप ने हमारी बात मान ली और आपस में युद्ध विराम पे राजी हो गए। तो ये चीज़ें, जो ये सिचुएशन थी, इसी ने सवालों को जन्म दिया कि क्या इस युद्ध विराम के पीछे, क्या इस सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी के पीछे किसी तीसरे का हाथ था? डीजीएमओ की बातचीत तो रही, लेकिन ट्रंप के
दावे को सिरे से खारिज नहीं किया गया। डीजीएमओ ने कहा, यहाँ के डीजीएमओ से बात की और उसके बाद ये निर्णय हुआ, ये तो सबने सुना। लेकिन 4 दिन तक ट्रंप ये बयान लगातार देते रहे, एक जगह 2 जगह नहीं, कई जगह कई प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा कि कितने मैच्योर तरीके से उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल करके 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में शांति कराई, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता वगैरह वगैरह। उस पर सरकार की तरफ से कोई बयान न आना सवालों को जन्म देता है और उन सवालों का जवाब हमें आज भी नहीं पता है। हमें आज भी नहीं मालूम है कि ये जो किया गया सीज फायर वो क्यों किया गया, किन शर्तों पे किया गया। भाई जब सीज फायर होता है तो कुछ तो आपस में बातचीत समझौता होता है। वो क्या समझौता हुआ, उसमें हमने उनकी कौन सी बात मानी, उन्होंने हमारी कौन सी बात मानी। क्या उन्होंने कमिट किया, पाकिस्तान ने कमिट किया कि ऐसी किसी भी एक्टिविटी को अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसी किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में हमारा कहीं पे कोई हाथ नहीं होगा। या उन्होंने ये कहा कि हम आगे से ऐसा कुछ भी अपने देश से इंश्योर करेंगे कि वैसे ट्रेनिंग कैंप्स हमारे देश में ना चले। कुछ नहीं हमें पता है, तो सवाल तो वाजिब है, पूछना बनता है। दूसरा जो एस जयशंकर जी का बयान आया वो भी सवालों को जन्म देता है। उस बीच में उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा कि चूंकि एक 91 में अकॉर्ड हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इस तरह की जानकारी उन्होंने साझा की पाकिस्तान के साथ बिफोर द ऑपरेशन। जयशंकर जी शायद ये समझना, या पता नहीं, वो बहुत काबिल फॉरेन मिनिस्टर हैं, समझ पे उनके किसी को शक नहीं है, लेकिन उनसे ये चूक कैसे हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि हर देश के अपने पड़ोसी देशों के साथ पीस टाइम के लिए इस तरह के समझौते होते हैं ताकि कहीं पे कोई मिलिट्री एक्टिविटी बॉर्डर एरियाज में होते देख के कहीं दूसरे देश में अलर्ट ना हो जाए, कहीं दूसरे देश में अचानक युद्ध का खतरा उनको ना लगने लगे। इसलिए इस तरह के होते हैं कि हमारी कोई एक्टिविटी होगी, मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, तो हम दूसरे देश को खबर करेंगे उसकी, ताकि कोई युद्ध जैसी सिचुएशन, उसकी टेंशन ना हो। तो पीस टाइम में और जब इस तरह का मिलिट्री एक्टिविटी जो रिटेलिएटरी है, उस टाइम के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। उस प्रोटोकॉल के तहत बाद में जयशंकर जी की तरफ से इसमें कोई बयान नहीं आया है, लेकिन निशिकांत दुबे वो कौन होते हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से बोलने वाले, उन्होंने क्यों बीच में कूद के इस बयान को दे दिया और इस आग में घी डालने का काम कर दिया। तो ये सारे सिचुएशन जो डेवलप हुए हैं वो इन सवालों को जन्म देते हैं। सवाल पूछना इस देश में हर किसी का हक है, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों, चाहे हम लोग हों जो कॉमन लोग हैं। हम जानना चाहते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस के बीच में ये सारा मामला रुका। ठीक है, तो उसके जवाब हमें आज भी उसका इंतजार है, नहीं मिले हैं। ठीक है, उस जवाब का इंतजार है, जवाब नहीं मिला। रामकृपाल सर, जवाब का इंतजार सब कर रहे हैं। सवाल ये, विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, खास करके राहुल गांधी और एस जयशंकर साहब का जो बयान जिसको इसके पूरे बेस में लिया जा रहा है, कल भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसके पहले भी लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं। सरकार की तरफ से आके स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं बता दिया जाता कि भाई विदेश मंत्री क्या कह रहे थे? कोई ऐसा नेता, ऐसा मंत्री सरकार की तरफ से सामने आए जिसकी बात देश की जनता भी माने, उसके भी समझ में आए कि हाँ ठीक है, ये जो सरकार का पक्ष है वो बिल्कुल ठीक है, और विपक्ष के सवालों पर शायद विराम लगे, क्योंकि विपक्ष बार बार सवाल कर रहा है। एस जयशंकर साहब जिन्होंने ये बयान दिया, उनको लेकर सीधे तौर पर जो बातें राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उसके बाद तो एक पुरजोर खंडन भी आना चाहिए ना कि भाई कुछ प्रोसीजर है। निशिकांत दुबे आ जाते हैं, वो लेकर आते हैं 1991 का एक समझौता, 33 साल पुराना एक समझौता लेकर आते हैं, या तो विदेश मंत्रालय की तरफ से आता। पूर्णिमा जी ने जो कहा है, मैं मानता हूँ कि सवाल पूछने का हक है सबको, लेकिन जवाब देने का भी हक सरकार को है, क्योंकि वो गोपनीयता की शपथ लेती है। हर मंत्री गोपनीयता की शपथ लेता है। कब देंगे, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कहीं को नहीं लिखा है कि कम से कम इस तरह के मामलों पर जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए है, उस पर कहीं आज तो नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा ये रहा है कि सरकार वो चीज़ें धीरे धीरे सामने आती हैं। और आज की तारीख में सैटेलाइट जो भी है, जो ओपन में हो रहा है, कोई बेडरूम में तो हुआ नहीं है। अब तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं, वेस्टर्न मीडिया उसमें कुछ कह रहा है, हमारे यहाँ कुछ कहा जा रहा है, पाकिस्तान कुछ क्लेम कर रहा है। तो सरकार हर चीज़ को देखती है, बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं। अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि चीज़ों का, लेकिन मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर थोड़ा बहुत हमें धैर्य भी रखना चाहिए। एक भरोसा होना चाहिए कि सरकार
अब ये कह देना कि हमारा विदेश मंत्री मुखबिर है, मैं समझता हूं कि इस पे क्या प्रतिक्रिया की दी जा सकती है। इस तरह की बातें, कल तक आप कह रहे थे कि हम साथ हैं तो आप मान के चलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी गोपनीय होती हैं कि पूरे कैबिनेट से भी नहीं वो की जाती साझा, इसीलिए अलग अलग कमेटियां होती हैं, बनी होती हैं। मैं केवल एक चीज़ कह रहा हूं जो मेरा अपना विवेचन है, और ये बहुत पहले ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैंने पहले भी कहा, आपको याद है कि एप्पल ने जिस दिन ये बात कही थी कि हम चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने जा रहे हैं, उसके 10 दिन के बाद ठीक पहलगाम की घटना होती है, और आज ट्रंप ने कह दिया है कि 25% लेंगे अगर इंडिया कहीं से बना के भेजा। मैं कह रहा हूं वर्ल्ड बैंक और दुनिया के जितने बड़े IMF, सबका ये कहना है कि अगर भारत 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगा तो इसको कोई विकसित देश बनने से रोक नहीं पाएगा, और हमारे मोदी जी का है कि 47 तक जा रहे हैं। आप ये देखिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो दुनिया में हो रहा है, सारे बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं अभी तक, चाहे वो क्रिश्चियनिटी रही हो, चाहे वो बुद्धिस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, चाहे वो मंगोलियन रेस के लोग रहे हों, यहूदी हों, कहीं भी हों, किसी को ये नहीं होता है कि भारत जो है वो एक विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए मेरे पास तमाम प्रमाण हैं, कैसे बांग्लादेश में डीप स्टेट ने क्या क्या काम किए, हर जगह किए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सरकार जिन चीज़ों को देख करके होती है। चाइना +1 की बात की गई थी, आज बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं कि भारत और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वार में बदल जाए। आप जानते हैं कि अगर कोई भी कंट्री किसी युद्ध में फंस गई, कोई भी बाहर की कंपनी आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या सरकार जवाब देगी, लेकिन अगर एक मौका होता है कि अगर अभी कुछ कहने से किसने किसका विमान गिराया, हमारे विपक्ष के नेता अगर ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे, तो आप उसे साइकोलॉजी समझ सकते हैं, आप क्या चाहते हैं। मेरा केवल इतने विनम्र, आपने, भारत ने सिर्फ ये कहा था और बहुत सही कहा था, मोदी ने बिहार में ही कह दिया था कि हम आतंकवादियों से लड़ेंगे और उनके आकाओं से। हम, भारत ने कह दिया था कि हम किसी भी आपके आर्मी, मतलब डिफेंस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर या सिविलियन पर हम कोई वार नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है। और यही बताया, यही किया। जिन लोगों को शक है कि उन्होंने मुखबिरी की, मैं एक लाइन और कहूँगा, मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। वो कह रहा है कि मैं, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता। तो जयशंकर ने अगर बता दिया था तो मसूद अजहर के 14 लोग उसके परिवार के मारे गए। बहुत अच्छा है, कम से कम लश्कर-ए-तैयबा और दूसरा जो संगठन है उसकी जो बिल्डिंगें हुई हैं वो तो दुनिया में पूरा दिखाया गया है। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्र हित में कभी कभी पार्टी हित को राष्ट्र से ऊपर नहीं रखना चाहिए, ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष यही गलती कर रहा है। लेकिन मैं हर्षवर्धन सर यही सवाल लेकर आ रहा हूँ आपके पास। उरी हुआ, बालाकोट हुआ, उसके बाद विपक्ष की तरफ से जिस तरीके के सवाल पूछे गए, इस बार आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई सबूत नहीं मांग रहे हैं। इस बार तो सेना ने पहले ही पूरी तैयारी की थी, सारे सबूत पहले ही सामने रख दिए गए। तो इस बार हम सवाल क्या पूछ रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। इस बार हम क्या पूछ रहे हैं कि भाई हमारा कितना नुकसान हुआ, आप ये बताइए। वजह इसकी सिर्फ सियासत ही है कि भाई अब हमें ये लग रहा है कि उस वक्त उनको, बीजेपी को फायदा हो गया था, लेकिन इस बार हम नहीं उठाने देंगे या हम अपना नैरेटिव सेट करेंगे, यही वजह है? ये जो सवाल कर रहे हैं वो अभी के वक्त में बहुत सही है या जायज़ है? नहीं, और क्या वजह होगी? एक आदमी जो लगातार पिट रहा है, फेल हो रहा है, जिसको हमारे यहाँ देशज में कहें तो बांस थून लगा के जिसकी छपरी छाने की कोशिश हो रही है, राहुल गांधी की बात मैं कर रहा हूँ। आयरन लेडी क्यों कहते थे इंदिरा गांधी को? कोई वजह बताइए। देश के लोग थोड़ा सोचें, ये सब अच्छा है, ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। वो अपने इंदिरा जी को, नेहरू जी को, सबको सामने ला के खड़ा कर दे रहे हैं। आयरन लेडी सिर्फ इसीलिए कहा गया ना कि वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग हो गया, ये भी सब जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी थी, बंगबंधु उनको उपाधि से दिया गया था। तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान न होते तो कर पाती क्या? नहीं कर पाती। अभी सब सवाल खड़े होंगे। बड़ा महिमा मंडन किया जाता था। अमेरिका का 7वां बेड़ा चल पड़ा था, फिर रूस का एक बेड़ा उसके पीछे पीछे चढ़ा।
इस बार किसी देश की हैसियत हुई क्या कि भारत के पीछे कुछ लगा दे? 4 रातों तक हमने सब कुछ किया, किसी की हैसियत हुई क्या? नहीं हुई ना। चाइना की भी नहीं हुई, उसके तो पीओजेके में बड़े इंटरेस्ट हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हमने 100 किलोमीटर अंदर जाकर मारा, और जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी सेना ने रिटेलिएट किया तो हमने एयरबेस भी उड़ा दिया। क्या भारत पूरी तरह से युद्ध करने की मानसिकता के साथ किसी दिन मैदान में था? बिल्कुल नहीं था। और सबसे खतरनाक ये कि वही लोग जो पहले कह रहे थे, कह रहे मोदी को रोका किसने है, पूरा देश साथ में है, विपक्ष साथ में, वही लोग कह रहे थे, कह रहे कुछ कर ही नहीं पाए। फिर जैसे ही पता पड़ा, कह रहे ये तो पाकिस्तान ही निपट जा रहा है, तो कह रहे डी-एस्केलेट, से नो टू वार। सब राहुल गांधी के ही लोग हैं, मिलते रहते हैं। राहुल गांधी तो चुनाव के दौरान जितने लोगों ने, अगर उसका एक स्क्रीनिंग की जाए तो उसमें से कम 50% से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, जितने पत्रकार हैं जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं। और जब राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं कि कितने हमारे जहाज गिर सकते हैं, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात थोड़ी ना है। कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, कमजोर से कमजोर को अगर लतिया रहा हो तो 2-4 हाथ उसको भी पड़ सकता है। लेकिन क्या मजबूत के साथ खड़े लोग, उसके घर परिवार के लोग पूछते हैं कि अच्छा सार्वजनिक तौर पर तुमको कितना लगा, कौन तुमको मारा? वो तो कहते हैं ना, मार के रद्द कर दिया उसको, गधे की तरह पीटा, ऐसे ही कहते हैं ना। हमने पाकिस्तान का वही हाल किया। लेकिन हमारे साथ दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हमारे अपने लोग दुश्मन हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमारी सेना, किस पर सवाल है? ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं है, जेट का गिरना, तो किस पर सवाल है? नरेंद्र मोदी पर सवाल है। आयरन लेडी तब इंदिरा गांधी थी, तब डेमोक्रेसी थी। आज मिलिट्री रूल है क्या? लोग कह रहे हैं मोदी को श्रेय। अरे भाई, और किसको श्रेय मिलेगा? क्या नेहरू जी को श्रेय दे देंगे क्या, या इंदिरा गांधी को श्रेय दे देंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नेता बनाने के चक्कर में वो सारे काम कर रही है जिस पे इंदिरा जी पर सवाल उठेगा। 93,000 अगर हमारे पास पाकिस्तानी सैनिक थे तो क्यों नहीं हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने हिस्से में मिला लिया? क्यों हम अपनी जमीन वापस नहीं ले पाए? और 1960 में नेहरू जी ने कौन सा समझौता किया था भैया कि पानी भी देंगे, पैसा भी देंगे? कौन सा? ये सब सवाल खड़े होंगे ना। और अच्छा है, मेरा मानना है कि देश में जितनी पारदर्शिता आए उतना बढ़िया है। तब तो कुछ था नहीं, 4 संपादकों को मैनेज कर लीजिए और कुछ भी अखबार में लिखवा दीजिए किसी के महिमा मंडन में। आज नहीं कर सकते ना। आज नरेंद्र मोदी चाहे भी तो 4 जगह से इंटरनेशनल रिपोर्ट आएगी, सैटेलाइट इमेजरी आएगी, किसी तरह की खुफिया रिपोर्ट आएगी, हमारे देश के लोग बताएंगे, सबकी फोटो आ जाएगी, मोबाइल लेके खड़ा हो जाए कोई। मुझे लगता है भारतीय सेनाओं ने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किया है, ये न भूतो न भविष्यति था। पाकिस्तान न सुधरने वाला है, न सुधरेगा, वो अपने अंत की ओर जाएगा। लेकिन हम तय करेंगे कैसे हम अपना नुकसान न्यूनतम रखते हुए उसको खत्म करेंगे। इस तरह के उकसावे में हम नहीं आएंगे। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश को कमजोर करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, देश को कमजोर करने वाला है। समीर सर, ऐसे वक्त में जब लगभग युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, और अभी तो हम सबको देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, जो बात हर्षवर्धन सर भी कह रहे थे कि जब आप किसी को पीट रहे हैं तो किस तरह से उस बात को व्यक्त किया जाता है। हमको तो एकजुट होकर दिखाना था ना कि भाई ठीक है, आपसी लड़ाई अपनी जगह है, वो हम सर्वदलीय बैठक में कर लेंगे, हम जब संसद का सत्र होगा हो सकता है शायद तब कर ले। लेकिन संसद के सत्र में भी अगर आप इस तरह के सवाल पूछेंगे, आमतौर पर ऐसे खास करके जो रक्षा और इससे जुड़े मामले होते हैं उनसे बचा जाता है। आप अलग तरीके से सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जवाब ले सकते हैं, और लेने भी चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में इस तरह की बातें जब आप करते हैं और जब पाकिस्तान की मीडिया में वो बयान घूमते हैं और वो उसके जरिए सवाल उठाता है, उसके जरिए पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करता है, एक अलग छवि बनाने की कोशिश करता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? केवल सियासत के लिए आप हदें पार कर जाएंगे? देखिए, ठीक है, लोकतंत्र में प्रश्न पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रश्न पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी समझना चाहिए राहुल गांधी को कि भाई मौसम और माहौल देख के प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि किस समय आप क्या प्रश्न पूछ रहे हो, उस समय देश की स्थिति क्या है, उससे पूरी दुनिया की स्थिति इस समय जो भारत और पाकिस्तान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। पाकिस्तान जिस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से वो भारतीय लोगों के, जिस तरीके से जो यूट्यूबर्स है या जो दूसरे नेताओं के जो बयान आए, उसको पाकिस्तान की सेना इस्तेमाल करके अपनी जीत के रूप में बता रही कि देखिए भारत के लोग ही इस मामले में खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उस समय राहुल गांधी जैसे नेता को, राहुल गांधी कोई बहुत छोटे नेता नहीं है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जो रही और आज भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बड़े नेता है। उन्हें थोड़ा धैर्य इस समय में रखना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अगर आप पूरी राजनीति अगर आप जब देखेंगे, जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए, कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने बहुत परिपक्वता से किसी चीज़ की बात की हो जब देश का मामला आता हो, चाहे वो उड़ी का मामला हो, चाहे पुलवामा का हो, चाहे पहलगाम का हो, या कोई भी किसी तरह का मामला हो।
चाइना का मामला आता है तो वो चाइना की तरफ इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि सरकार लगता है कि चाइना ने भारत की सीमा में घुस के गांव बसा लिए, कब्जा कर लिया है, सरकार बता नहीं रही। जब सेना बयान देती है तो सेना के बयान को कटघरे में खड़ा करने का काम राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पे करते हैं, टीवी के सार्वजनिक बहस में करते हैं और बहुत खुलकर करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब सेना बयान देती है तो आप सेना के बयान को आप मानिए ना। सेना तो किसी पार्टी की नहीं है, सेना को किसी राजनीतिक दल से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर सेना अगर ब्रीफिंग दे रही है, अगर सेना कुछ बात बता रही है तो उसको आपको फाइनल मानना चाहिए। आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, आपने कहा कि सरकार को एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, सरकार ने अभी तक नहीं बुलाया, लेकिन अब बहुत ज्यादा दिन भी नहीं है, मानसून सत्र अब जुलाई में शुरू होने वाला है। उस समय आप सरकार से जो भी आपको पूछना है, जो चर्चा करनी है, उसमें सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, आप भी अपना पक्ष रखते। इस समय जब पूरा माहौल अभी भी तनावपूर्ण है, जब कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, जब सरहद पर इतना तनाव है, सोशल मीडिया पे इतनी लड़ाइयाँ चल रही है, दुनिया के तमाम देशों को जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी तरह से फीडबैक दे रहा है, भारत ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है तमाम देशों को अवगत कराने के लिए, तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए था। देखिए, राजनीति अपनी जगह, राजनीति सब करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी इसको लेकर, कांग्रेस भी करेगी, और सबका हक बनता है, लेकिन यह समय राजनीति करने का नहीं। यह प्रश्न इस समय सरकार के विदेश मंत्री को आप जे कर आप डाल रहे हो। जब उन्होंने एक डच ब्रॉडकास्टिंग को इंटरव्यू दिया, उसकी क्लिपिंग आप जे करके जयप्रकाश जयशंकर जी करके आप जे करके डालते हो, प्रश्न पूछते हो। मुझे लगता है कि इस समय राहुल गांधी को इस तरीके से बचना चाहिए था, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी बचना चाहिए था। और राहुल गांधी ने भी 2 दिन पहले कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं की जो बैठक ली थी, कहा जा रहा है कि उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि इसमें सरकार को आप और कटघरे में खड़ा करो, जो पाकिस्तान से जो अभी जो संघर्ष विराम हुआ इसको लेके। तो मुझे लगा कि राहुल गांधी अपने प्रवक्ताओं से ये कहेंगे कि आपको और सरकारों को कटघरे पे खड़ा करना है, तो मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल देश के हित में नहीं जाएगा, ये सेना के हित में नहीं जाएगा। राजनीति करने के लिए आपको पूरा समय मिलता है, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि जब आपको धैर्य का एक परिपक्व राजनीति का परिचय देना चाहिए। भाई देश पहले, राजनीति होती रहेगी, देश रहेगा तभी तो आप राजनीति कर पाओगे। और राहुल गांधी ने तो जो पार्टी है उससे तो तमाम ऐसे मौके देखे हैं जब देश तमाम तरह के संघर्षों में गया है। चाइना का युद्ध उन्होंने देखा है, पाकिस्तान के दो उन्होंने युद्ध देखे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ी एक परिपक्वता का परिचय देना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति करते हैं और कांग्रेस ऐसे माहौल में जिस तरीके से अपना एक राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश करती है, मुझे करता है कि कांग्रेस से बाज नहीं आने वाली है। राहुल गांधी अपनी ही आदत से मजबूर है, वो कंटिन्यू करेंगे, उन्हें कोई कितना भी समझाए। ऐसे मामले वो न सेना के साथ रहेंगे न सरकार के साथ रहेंगे। ये जरूर है कि जब पूरा मामला हुआ तो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हम सरकार के साथ में, लेकिन सिर्फ कह देने से नहीं होता ना। उसके बाद जब सरकार ब्रीफिंग दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन किया है, सेना ने देश को हर मामले से लेकर पूरी तरीके से लगातार ब्रीफिंग में अवगत कराया है, तो मुझे लग रहा है कि उस समय आप सेना के ऊपर भरोसा करना चाहिए था। राहुल गांधी ने एक बड़ी गलती की है, राहुल गांधी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। राजकिशोर सर, बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर सीधा हमला करते हैं, सीधा बताते हैं, एक तरीके से 3 सूत्रीय बातें वो कह देते हैं। उसके बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, उसमें जिस तरीके से जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो सवाल उन्होंने पूछे, सवाल ठीक है आप पूछ रहे हैं पूछिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कैमरे के सामने खून क्यों नहीं खोलता, या उनके खून खोलने वाले बयान पर उन्होंने जो सवाल उठाए। प्रधानमंत्री भी अपनी बात रख रहे थे, देश की भावना ही रख रहे थे उस वक्त वहाँ से। एक तो वो, उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी, चाहे खुद जयशंकर जी हो, उनके मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं कि भाई उनके बयान के क्या मतलब है, पीएम पर हमला, इसको लेकर सरकार अपना स्टैंड सीधे तौर पर क्लियर क्यों नहीं करती। प्रवक्ताओं से अपनी बातें अपनी जगह है, लेकिन कोई जिम्मेदार मंत्री आकर इस बात को क्यों नहीं क्लियर करता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या जानकारी हम अभी दे सकते हैं, क्या हम अभी नहीं देंगे, तो शायद संसद के सत्र में सर्वदलीय बैठक में दी जा सकती है। सवाल ये उठता है कि पहले कौन सी जानकारी नहीं दी गई। जानकारी ये नहीं दी गई कि हमारे कितने विमान गिरे, ये जानकारी चाहिए। इस जानकारी से कौन सा जो है नेशनल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जो प्रश्न पाकिस्तान के हैं और जो बात कही जा रही है कि ट्रंप के हस्तक्षेप की बात की जा रही, दखल की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि जिस क्लिप को कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जो डच टीवी को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें एस जयशंकर ने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के और तमाम लोग के फ़ोन आ रहे थे। हमने उनसे ये कहा कि जिसको समस्या हो वो हमसे बात करें, तीसरे का दखल नहीं। तो मुझे लगता है कि इसका भी जवाब दे दिया गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि मीर जाफर कौन है, इस तरीके की बात भी आई। बीजेपी की भी सोशल मीडिया टीम कम नहीं थी, उसने भी कुछ इसी तरीके के ट्वीट किए। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत, अब इसको कहानी समझिए, हताशा निराशा कैसे जो है राष्ट्रीय संकल्पों पर भारी पड़ती है तमाम राजनीतिक दलों की, उसका एक जीता जागता उदाहरण है ये।
सुप्रिया श्रीनेत ने सिर कटा एक जारी किया था गायब वाला, आपको याद होगा, उसको हटाना पड़ा जब चौतरफा उसकी आलोचना हुई, उस समय देश युद्ध के बीच में ही था। उस पे सुप्रिया श्रीनेत और उनकी टीम ने कहा देखिए हमको तो आपने कर दिया, हटा दिया, उसके बाद बीजेपी इस तरीके से कर रही है तो ये करने लगे। तो ये जो चीजें चल रही थी, ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत, अमित मालवीय, निशिकांत दुबे या पवन खेड़ा, इन सब की तरफ से जो बातें होती हैं सो होती रहेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो बात बार बार लगातार कही जा रही, तो एक चीज ये सोचिए कि युद्ध में गए क्यों नहीं गए। ये जरा गाजा पट्टी को कवर करने में 45 किलोमीटर का मात्र एरिया है ना, इजराइल को कितना समय लग गया? अभी 1 साल से ज्यादा, 1.25 साल करीब लग गया। यूक्रेन जैसे छोटे से देश 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, रशिया उसको कर पाया क्या? थोड़ा सा तो मतलब रैशनल होने की जरूरत है। जब सवाल आप उठा रहे हो तो आप ये बताओगे कि मतलब आपको क्या लगता है कि यहां से गए और चाय पी के जो है पीओजेके से होके चले आए। अभी आपको बांग्लादेश नहीं दिखाई पड़ रहा, चाइना क्या सोच रहा वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि 7 बार 8 बार कह रहे हैं कि एप्पल नहीं बनेगा, लेकिन एप्पल कंपनी क्या कह रही है, उसने क्या रिलीज जारी की है? प्रश्न ये है कि जो सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उसमें तथ्यों में गड्डम गड्ड कहां है? और क्या भारतीय सेना पर जब कहा जा रहा है कि सवाल नहीं उठाया, तो मतलब ये क्या, किस पर सवाल है कि मतलब आप बता दीजिए ना कितने विमान हमारे मारे गए, कितने विमान हमारे गिराए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर आप इसकी बात करेंगे तो इस समय की परिस्थिति में जब आपात स्थिति इस तरीके की होती है तो उसमें क्या चीजें शेयर करनी क्या नहीं करनी। और वैसे आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि इस पर बात नहीं हुई है, बात हुई है। जो एमईए की जो समिति जिसके शशि थरूर अध्यक्ष हैं, हाँ। वहां पर भी सवाल पूछा गया। अब उस पर तो मैं यहां बात करूंगा नहीं क्योंकि उसके अपने नियम है, ज्यादातर लोग जानते हैं, और ये सब बातें उन तक पहुंच रही है, लेकिन पब्लिक के बीच में नैरेटिव बनाना है। अच्छा, सवाल कौन से पूछने हैं? अभी तक वो 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं जिन्होंने ये सब घटना की है, इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान कैसे आगे जा रहा था, टीवी चैनल्स में कैसे खबरें इस्लामाबाद तक पहुंच गई थी सेना जब हम युद्ध नहीं कर रहे थे। तो इन सब चीजों पे जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो सवाल तो कहीं नहीं पूछे जा रहे हैं। सवाल कौन से पूछे जा रहे हैं? जो बाहर से नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो फिर आपकी मंशा पर, आपकी इस जो डिजाइन है उस पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सरकार से सवाल करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए, लेकिन कौन से सवाल आप पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को कमजोर करने वाले। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद बार बार ये हताशा जो है ना कि फिर कहीं मोदी हीरो ना बन जाए, जो कि बालाकोट के बाद हुआ था और बीजेपी इसको भुनाई, करगिल के बाद भी भुनाया, उस पर भी भुनाया, तो ये तो भुनाया, तो उनकी चिंता है। तो इस चिंता की कैसे काट की जाए, तो यहां पर राष्ट्रीय संकल्प पीछे जाता दिखाई पड़ता है और ये दिखाई पड़ता है कि कैसे इसकी काट की जाए, तो इसको डिमिन किया जाए। बस एक लाइन में और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि 71 या जो 65 जो तमाम वॉर है उसके बाद की जो चीजें, मेरा एक मानना है कि जो भी हमारी उपलब्धियां अतीत में हैं उनको मेरी और तेरी उपलब्धियों से नहीं बांटा जा सकता है। उन पर भी प्रश्न करो, डिस्कशन करो, लेकिन 71 का भी वार हमने जीता था, इतिहास के साथ साथ में भूगोल बदला था। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, 93,000 वाली बात अभी जो हर्षवर्धन जी ने कही, ये सच है। हम अभी अपने कुलभूषण को लेकर भी बहुत आगे तक गए, इससे पहले भी हम अपने जवान को लेकर, अभी बीएसएफ के जवान को लेकर आए, कितने लेकर पहले आ पाए, जरा ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। ये बड़ी बात है विनोद सर। नैरेटिव के चक्कर में क्या तेजी से भागने में अलग ही एक विचारधारा की तरफ हम जा रहे हैं, अलग ही सवाल उठा रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है, या जो सवाल हो रहे हैं या जिस तरीके के सवाल हो रहे हैं अभी इसी वक्त वो सवाल पूछे जाने चाहिए, उनका जवाब उसी वक्त देश के सामने रखना चाहिए, या पाकिस्तान हो या दूसरे देश हो, वो खास करके वेस्टर्न मीडिया पहले जिस तरह की नैरेटिव बना रहा था, क्या वो सवाल वहां से पैदा हुए? ज़्यादातर मित्र विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं, विपक्ष के सवाल पर सवाल उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे विपक्ष का नज़रिया भी रखना पड़ेगा। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ, और मैं समीर जी की इस बात से सहमत हूँ कि उनको ये सवाल थोड़ा पार्लियामेंट के सत्र में जरूर पूछने चाहिए थे, नेता विपक्ष के नाते, और उसमें पूछेंगे भी। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट के सत्र, जब विशेष सत्र की बात हुई तो सरकार ने उस पर कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया, तो शायद उनको लगा कि हम अभी पूछ लें। विशेष सत्र की बात जहाँ तक है तो 1962 में तो युद्ध के चलते हुए विशेष सत्र हुआ था, और अटल जी ने बाकायदा जंतर मंतर में धरना दिया था। तो क्या वो देशद्रोह कर रहे थे, राष्ट्रविरोधी काम कर रहे थे जब उन्होंने धरना दिया था जंतर मंतर पे? और उसके बाद नेहरू जी ने सत्र बुलाया था, विशेष सत्र कारगिल के बाद भी बुलाया गया था, विशेष सत्र 26/11 के बाद बुलाया गया था। सवाल ये भी विपक्ष का, हम में से किसी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी बैठक में क्यों नहीं गए, सर्वदलीय बैठक में, ये भी तो पूछना चाहिए ना। किसी भी मित्र ने इस पर सवाल नहीं उठाया। जाना चाहिए, जब देश का गंभीर मामला है तो
बिहार में रैली के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं तो सर्वदलीय बैठक में भी होना चाहिए, 2-2 बार सर्वदलीय बैठक में, कम से कम एक बार तो जाते। तो ये प्रश्न मतलब हम सबको पूछना चाहिए या विपक्ष को भी पूछना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी कहा गया कि 1971 में 7वां बेड़ा आ गया, इस बार किसी की हिम्मत नहीं, क्यों? चीन तो खुल के सामने आ गया था, उसने कहा कि अगर जरा भी संप्रभुता पे पाकिस्तानी खतरा हुआ तो हम साथ हैं। टर्की ने तो वारशिप भेज दिया था, वहाँ खड़ा कर दिया था कराची में, अजरबैजान साथ में खड़ा हो गया था। तो ये कहना है कोई देश साथ नहीं आया, ये भी तथ्य थोड़ा सा तथ्यपरक नहीं है। दूसरी बात ये है कि बार बार ये होता है कि सब 93,000 फौजी छोड़ दिए, तो अभी क्यों रुक गए अब बीच युद्ध में? कुछ ना कुछ रहा होगा ना, तब भी कुछ अभी रहा होगा। कहा जाता है मनमोहन सिंह 26/11 के बाद हमला क्यों नहीं किया, तो अटल जी ने क्यों नहीं हमला किया था जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था? कुछ तो रहा होगा ना, कुछ उनकी व्यवस्थाएं रही होगी, कुछ मनमोहन सिंह की व्यवस्था रही होगी, कुछ इंदिरा जी की व्यवस्था रही होगी, कुछ मोदी जी की व्यवस्था रही होगी, जो अचानक कदम रुके। तो ये सब समग्रता में देखना चाहिए चीज़ों को ना। तीसरी बात यह है कि विमान वाली जहाँ तक बात है, मुझे लगता है ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए कि विमान गिरे, लेकिन एक बात स्पष्ट करनी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये प्रचार कर रहा है कि हमने 5 विमान गिरा दिए, 6 गिरा दिए, और वेस्टर्न मीडिया भी इसको दे रहा है। तो एक बार सरकार को खुल के कहना चाहिए कि हमारा एक भी विमान नहीं गिरा, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था MEA के उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमारे जो DGFO हैं भारती साहब, उन्होंने कहा कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित वापस आए और हम नफा नुकसान की परवाह नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहा, एक फौजी की भाषा ही होती है कि जब टारगेट फिक्स होता है तो नफा नुकसान थोड़ी देखा जाता है, और पायलट सुरक्षित वापस बहुत अच्छी बात है, इसके आगे वो नहीं बोले, और बोला भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बार सरकार के प्रवक्ता पाकिस्तान की इस प्रोपेगेंडा को, झूठ को खारिज तो करे। अभी तक किसी ने खारिज नहीं किया, कुछ बोला नहीं, चुप्पी साध रखी है। चुप्पी नहीं, आप कह दीजिए कि एक विमान नहीं गिरा, नहीं गिरा होगा, मैं मानता हूँ। राहुल गांधी भी चुप हो जाएंगे, पाकिस्तान भी चुप हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो हो सकता है। जयशंकर जी के बारे में मेरा मानना है कि वो गलत है, वो नहीं, इतना कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए मुखबिर। कोई देश का विदेश मंत्री कभी भी इस देश का, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, कोई भी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री किसी देश का मुखबिर नहीं हो सकता। गलती हो सकती है उससे, कृष्णा मेनन से को इस्तीफा हुआ था 62 में, क्योंकि बतौर रक्षा मंत्री उनकी जो भूमिका होनी चाहिए नहीं हो पाई थी, और उसका उन पर आरोप लगा और हुआ। लेकिन उनको भी देशद्रोही तो नहीं कहा गया, उनके नाम पर कृष्णा मेनन मार्ग है दिल्ली में। तो जयशंकर जी के ऊपर भी इस तरह का आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल गलत है। आप सवाल पूछ सकते हैं, जो आपने पूछा कि भाई आपने बताया था नहीं, तो DGMO का जवाब भी दे दिया। अब निशिकांत जी 1991 का विज्ञापन वो लेके आ गए। अरे भाई 1991 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। ऑपरेशन ब्रास्टस किया था भारत ने 87-88 में, उसको लेके पाकिस्तान परेशान हो गया था। उसमें बहुत मैसिव एक्सरसाइज हुई थी, उतनी बड़ी एक्सरसाइज आज तक जो है दुनिया में नहीं हुई है, जितनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। और पाकिस्तान को लगा कि हमारे पर हमला कर रहा है भारत, वो UN में चला गया था, और UN ने कहा भाई इस मामले में आप लोग को समझदारी दिखाइए। तब जाकर 1991 में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। वो शांतिकाल का समझौता था कि अगर दोनों सेनाओं के बीच में कोई एक्सरसाइज होगी तो आप एक सूचना देंगे, मूवमेंट की सूचना देंगे, सारी बातें बताएंगे। और वो 94 में उसका एग्जीक्यूशन हुआ नरसिम्हा राव के टाइम में। अब उसको लेकर के वो कह रहे FIR दर्ज की जाए। किस पे दर्ज करोगे? चंद्रशेखर जी पे दर्ज करोगे या नरसिम्हा राव पे दर्ज करोगे? ठीक है, क्या वो है क्या? और आखिरी बात यह है कि मुझे लगता है कि राजनीति इस पर दोनों पक्ष कर रहे हैं। भाई जब आप एयरफोर्स पायलट के ड्रेस में मोदी जी की तस्वीर लेकर के पूरे देश में BJP घूमेगी तो क्या राजनीति नहीं होगी? कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, दोनों कर रहे हैं। मुझे लगता है ना कांग्रेस को राजनीति करनी चाहिए ना BJP को करनी चाहिए। सेना ने काम किया, सेना का शौर्य। और आखिरी बात यह है कि भाई अचानक युद्ध विराम क्यों हुआ, ये हक तो है ना जनता को जानने का। क्या आपने मसूद अजहर को मांगा? अगर देखो बिल्कुल मैं सही, मैं सरकार की बात पर पूरा भरोसा करता हूं कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, छोड़ दिए ट्रंप वगैरह कोई साथ नहीं आए बीच में। पाकिस्तान ने आके कहा कि हमें युद्ध विराम दीजिए, हमें ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, तो आप कहते हैं कि हमें मसूद अजहर दीजिए, हमें हाफिज सईद दीजिए। अरे कुलभूषण जाधव की बात कर रहे हैं तो कुलभूषण जाधव को ही मांग लेते। और जो BSF का जवान आपने दिया तो एक्सचेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने भी उनका जवान वापस किया। ठीक है, रेंजर्स का, और हमने अपना लिया है, तो कुलभूषण जाधव को मांग लेते हम। तो ये हक तो है ना जनता को जानने का कि भाई युद्ध विराम अचानक जो हुआ है तो क्यों हुआ। चलिए आप कह दीजिए कि अभी हम नहीं बताएंगे, हम इसके बारे में बाद में बताएंगे, तो भी ठीक है। कुछ तो मतलब ये आना चाहिए कि ये हम संसद में बताएंगे। इस पर एकदम चुप्पी जो है ना, तो सवाल खड़ा करती है। ऐसे सवाल कब पूछे जाए? युद्ध के समय तो नहीं पूछे गए सवाल, युद्ध के बाद पूछे गए ना भाई। सवाल तो पहले भी पूछे गए। तो इसलिए ये कहना
कि सवाल न, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसी को देशद्रोही कहना, किसी को जयचंद कहना, किसी को मीर जाफर कहना, किसी को गद्दार कहना, ये बहुत गलत परंपरा है। वो चाहे कांग्रेस शुरू करे, चाहे बीजेपी शुरू करे, देश का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी गद्दार नहीं है। आप उसकी गलती का इशारा कर सकते हैं, आप उसको गलत बता सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, सियासत हो सकती है, लेकिन कोई गद्दार कैसे हो सकता है इस देश का मंत्री या ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। हर्षवर्धन सर, बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है, सरकार क्यों नहीं आगे आकर सीधा सीधा स्पष्ट कर देती है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं उस पर सवाल होते हैं। मैं एक लाइन का सवाल है, एक मिनट में आप लोगों को जवाब लेना चाहूंगा। एक तो सरकार का पक्ष पूरी तरीके से उस तरीके से क्या स्पष्ट हो गया है? ठीक है, डीजीएमओ अपनी बात कह गए, वो अपनी सेना के बारे में जानकारी दे गए, बाकी विदेश मंत्री ने जो कहा, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अगर भाषण दे रहे थे 1 महीने के बाद पहली बार वो किसी पब्लिक अपीयरेंस में पहुंचे थे बीकानेर, तो वहीं से वो ट्रंप का भी जिक्र कर देते, वहीं से वो तमाम चीज़ों पर जवाब देते थे, बात खत्म हो जाती शायद। नहीं, मुझे लगता है कि सचमुच भारत के लोगों को अभी बहुत मैच्योर, परिपक्व होने की आवश्यकता है। ट्रंप के बयान को हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खारिज कर दिया, तो ट्रंप अपमानित नहीं महसूस हो रहा है। हम रोज अपमानित महसूस हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप 8 बार बोल गया। ट्रंप ने जब एक बार कहा कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं की है, हमने मदद की है, क्या पहले नहीं होता था? क्या जाहिर होगा ही होगा, लेकिन हम अपनी शर्तों पर क्या करने में कामयाब नहीं रहे, कामयाब रहे। अगर हम कामयाब नहीं रहे, और जिसको कहा जा रहा है कि चाइना उनके साथ खड़ा हो गया, अच्छा चाइना खड़ा था और फिर भी हम मार रहे थे, तो ये तो कमाल का भारत है। चाइना खड़ा था फिर भी हमने ध्वस्त कर दिया, तुर्की खड़ा था फिर भी हमने ध्वस्त कर दिया, हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे अपने हथियार, हमारी अपनी तकनीक, हम यहां खड़े हैं। भारत सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से, विदेश मंत्री की ओर से, सेना के अलग अलग जो प्रमुख हैं उनकी ओर से, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी स्पष्टता से दिया गया। इससे अधिक उत्तर जो मांग रहे हैं वो निश्चित तौर पर ऐसे समय में भारत का विमर्श कमजोर करने की कोशिश है। मतलब ये स्पष्टता है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। गद्दार किसी को भी कहना, यहां मैं विनोद जी सहमत हूं, कोई भी व्यक्ति गद्दार नहीं होता है, लेकिन जब आप सत्ता लोलुप ऐसे हो जाएं, डोकलाम के समय आपके सवाल असहज करते हैं देश को, गलवान के समय आपके सवाल, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, असहज करते हैं देश को। आप कहते हैं कि चीनी सेना ने हमारी भारतीय सेना को पीट दिया, हुआ उल्टा था, लेकिन आप असहज करते हैं देश को। विदेश में जाकर आप कहते हैं भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, असहज करते हैं देश को। पाकिस्तानी इल्हान उमर आपसे मिलने आती है, आप कहते हैं कोई भी प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आ सकता है, असहज करते हैं देश को। कौन सी राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जाएगा, ये विपक्ष से नहीं है, ये सवाल राहुल गांधी से है। और विपक्ष पूरा साथ में था, विपक्ष अभी भी साथ में, अगर साथ ना होता तो दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे 7 सांसदों के समूह नहीं होते। और मैं सिर्फ इस पे एक लाइन, प्रियंका चतुर्वेदी तो शिवसेना उबाठा की सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मान लो हमारा कुछ विमान गिर भी गया तो हम इतने सक्षम समर्थ हैं, सब कर लेंगे। जिनकी हैसियत खत्म हो गई, जो मटिया मेट हो गए, उनकी बात करनी चाहिए, ये बात क्यों करें? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं समीर सर। बड़ा सीधा सा सवाल है, इसको लेकर जितनी बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक नाम जो बार बार गूंज रहा है वो शशि थरूर का। शशि थरूर को लेकर के भी मैं कल किसी कांग्रेस नेता को सुन रहा था, किसी टीवी चैनल पर बोल रहे थे, वो कह रहे थे भाई जयशंकर जी ने जो कहा उसका ट्रांसलेशन आप शशि थरूर से करवा लीजिए। इस तरह की टिप्पणी हो रही है, इस तरीके से तंज कसने की कोशिश हो रही है। शशि थरूर भी क्या कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के बीच, इन सबके बीच में एक वजह बन गए? देखिए, मुझे लगता है कि शशि थरूर को लेकर जो भी राजनीति, मतलब देखिए अभी शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेज शेयर किया था, और जिस समय प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान आया था कि बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही होगी इस यहाँ का माहौल देख के, जिस तरीके से शशि थरूर को लेकर कहा गया था, लगा था शशि थरूर को लेकर जिस तरीके से अब कांग्रेस से नाम लिए गए, कांग्रेस शशि थरूर का नाम नहीं दिया, लेकिन शशि थरूर को केंद्र सरकार ने भेजा है। तो मुझे लग रहा है कि यह संदेश देने की भी कोशिश की गई कि भैया आप शशि थरूर को नहीं भेजोगे, नाम नहीं भेजोगे, लेकिन हम शशि थरूर को भेजेंगे। तो आने वाले समय में जो अगले साल केरल में जो चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव होंगे, उसका लगता है मुझे कि राजनीतिक दांवपेच चल रहा है कि शशि थरूर को आ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर में अमरिंदर सिंह देख रही है। जैसे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहे, अमरिंदर सिंह से इस्तीफा हो गया है, ये हमारे साथ आ जाएंगे, ये अलग पार्टी बना लेंगे, तो पंजाब में हमें कोई इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, और हमें राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा तो कम से कम कांग्रेस तो खत्म होगी। तो जैसे अमरिंदर सिंह को राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में इस्तेमाल किया था, वैसा ही शशि थरूर को मुझे लगता है कि केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है। और शशि थरूर के भी अब राजनीतिक रूप से बहुत कुछ बचा नहीं, 70 साल की उम्र हो गई, वो भी जानते हैं
कि भाई अब मेरे पास कोई राजनीतिक समय नहीं है, हो सकता है वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उनको मंत्री बनने का ऑफर मिल जाए, या भविष्य में तय होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से शशि थरूर के लगातार बयान आ रहे पार्टी के लाइन से हटकर आए, जब कांग्रेस का उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था उसके बाद से उनका जिस तरीके से कांग्रेस में उन्होंने एक अलग अपना रास्ते अख्तियार किया है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि भाई अब शशि थरूर भी साउथ में हमारा कोई आधार नहीं है। शशि थरूर बड़ा नाम है, पढ़ा लिखा आदमी रहे हैं, वेल नोन चेहरा है, वो अगर हमारे पास आते तो हमें कोई इसका आधार और हमें कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो शशि थरूर को लेकर राजनीति हो रही है, अब वो राजनीति कहाँ तक जाती है मुझे लगता है कि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी को अगर प्रश्न पूछना था ना, मुझे लगता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी से विजय शाह को लेकर पूछना चाहिए था कि जिस व्यक्ति ने सेना को लेकर इतनी बड़ी बात बनी वो अभी तक सरकार में क्यों बना है। मुझे लग रहा है उस समय जब भारतीय जनता पार्टी ने जो पीस शादी हुई और राहुल गांधी पूछते तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत असहज होता है राहुल गांधी पूछते, क्योंकि सेना के सम्मान से जब बात आती है तो ये बताता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के लिए एक सेना के सम्मान से समझौता किया है। और विजय शाह आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े समस्या बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उसे इस्तीफा नहीं लिया है। तो यह एक मौका था राहुल गांधी के लिए, बार बार वो विजय शाह को सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते तो ज्यादा बेहतर होता, बशर्ते वो ये पूछने से कि भाई हमारा कोई प्लेन गिरा या नहीं गिरा। तो मुझे लगता है कि ये बात ज्यादा बेहतर होती। जहां तक राहुल गांधी के प्रश्न का और सरकार के प्रश्न का जवाब देने की बात है, सरकार अगर संसद का विशेष सत्र बुला लेती तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता। हालांकि अब मानसून सत्र में चर्चा होगी, लेकिन सत्र अगर बुलाती तो उसमें खुलकर चर्चा होती, विपक्ष भी अपनी बात रखती, सरकार भी अपना पक्ष इसके अंदर रख सकती थी। ठीक है, जल्दी सर। होता क्या है कि हम लोग बहुत किसी भी चीज पे कहते हैं कि संसद का सत्र बुला लें, हमें शरद पवार को सुनना चाहिए। शरद पवार एक बड़े संसदीय परंपरा से आने वाले नेता हैं। उनकी राजनीति को हो सकता है कि मैं ना पसंद करूं या कोई और पसंद करे, लेकिन शरद पवार ने जो बात कही उसको ध्यान से सुनना चाहिए। मैं निजी तौर पर मैं स्वयं भी सर्वदलीय बैठक के पक्ष में हूं। सरकार को जिम्मेदारी बनती है और अच्छा होता है कि पहले की बैठकों में भी प्रधानमंत्री जाते हैं, ये बिल्कुल, इसमें कोई मुझे जरा सा भी संकोच नहीं कहने में। लेकिन संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाना है? जिस तरह की सवाल जवाब की श्रृंखला चल रही है, आप संसद में जाकर उसको प्रमाणित करना चाह रहे हैं। इस स्तर तक जाकर हम अपने इस समय जो सेना के शौर्य पर, सेना के इस ऑपरेशन पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये संसद के विशेष सत्र का कतई मसला नहीं है। अगर कोई ऐसा युद्ध हो गया होता, कोई उस युद्ध की स्थिति में होती, हमको जो अपना लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन था हमने अचीव किया, हमने देश को बताया, बिल्कुल संसद का विशेष सत्र नहीं होना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। अभी अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने विदेश सचिव ने सब ब्रीफ किया है, और जिसके बाद बकायदा शशि थरूर ने कहा और जो सलमान खुर्शीद उन्होंने भी कहा कि हमें सब कुछ बताया गया। अब अगर उसके बावजूद राहुल गांधी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही तो फिर समस्या उनकी। और सलमान खुर्शीद ने तो खुद भी कहा था कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। लेकिन देखिए, जो बात समीर जी ने उठाई वही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा था राजकिशोर सर। जब आप सेना के शौर्य की बात करते हैं, आप किसी दूसरे विपक्ष के नेता के बयान पर, उसके सवाल पर सवाल उठा देते हैं, तो विजय शाह क्यों छूटे रह जाते हैं, मंत्री पद पर कैसे बने रह जाते हैं, जब वो खुद, उनका बयान तो सीधा सेना पर डायरेक्ट हिट नजर आता है। उसके बाद एक पूरी राजनीति शुरू हो जाती है उनको बचा कर रखने की। नहीं, सिर्फ सेना पर नहीं नजर आता है, ऐसी घृणित मानसिकता वाले व्यक्ति को पार्टी में क्यों रहना चाहिए? मंत्री पद तो बहुत दूर की बात है। ये साफ साफ दिखाता है। और मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो पॉलिटिक्स है, और खुलकर मैं आपसे कह रहा हूं कि मोहन यादव और ये, इन दोनों लोग के गुरु एक हैं और वो संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। उनके जो है दोनों जो गुरु भाई हैं, और उसके बाद लेकिन सब कुछ अगर इस पार्टी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह करते हैं, तो यहां जेपी नड्डा बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अगर वो इस शख्स को नहीं हटा पाते हैं तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा वक्तव्य है, बहुत बड़ा तमाचा है उनके ऊपर। विजय शाह एक ऐसी कालिक है जो पोस्ते पोस्ते नहीं पूछेगी। उसने जिस तरीके का बयान दिया व्यक्ति ने, वो निश्चित तौर पर अक्षम्य है। मैं कह रहा हूं सेना की तो बात आप जाने दीजिए, किसी समाज में इस तरीके की बात की जा सकती भारत में, और वो भी ऐसे समय पे। और उसके बाद उसने माफी मांग ली, कहा मैं 10 बार माफी मांगता हूं, बहन मान लेता हूं, सब कुछ कहता हूं। इसके बाद भी उस व्यक्ति को बाहर तो करना चाहिए था। इससे पहले वो शिवराज चौहान जी की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर चुका है वो व्यक्ति, तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। लेकिन वो सब आपकी राजनीति थी। लेकिन ऐसे समय पे, मतलब जब पूरा देश एकजुट दिखाई पड़ रहा, उस समय आप ये सब करते हैं, निश्चित तौर पर खराब है। लेकिन खैर, ये तो है ही। और आपने जो अभी सलमान खुर्शीद और इसकी बात की, मैं एक बात इसमें और बस जोड़ना चाहूंगा। जिन लोगों का थोड़ा राष्ट्रीय एक्सपोजर है, यूनाइटेड नेशंस और जो भारतीय कूटनीति राजनीति को समझते हैं, अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे उसको। वो शायद कहते हैं कि मेरे घर में मैंने प्रधानमंत्री आंखें खोली, देखी, सच्चाई है। लेकिन पता नहीं ऐसे माहौल में पलने बढ़ने के बावजूद उनकी जो मानसिक क्षमता है, जो उनकी समझ है, वो कुछ
मतलब क्या कहें, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो नए नए जो लड़के बच्चे आ गए हैं, जो सब उन पर निर्भर हो गई है। वरना पी चिदम्बरम ने इस पर क्या कहा वो भी सुनना चाहिए, 26/11 के समय में वो थे। और उसी तरीके से सलमान खुर्शीद तो जो कह रहे हैं वो सुना ही जाना चाहिए। शशि थरूर, अगर आप नाम जो भेज रहे हैं, नाम आप किनके भेज रहे हैं बाहर जाने के लिए? आप कह रहे हैं कि पार्टी का ये हो सकता है, लेकिन ठीक है, मतलब ये पार्टी का, ये कोई संसदीय दल वैसे नहीं बन रहा था, देश का पक्ष रखने जाना था। तो ये तो सीधी सी बात है। कुल मिला के इकोनॉमिक्स जानते हैं हर्षवर्धन, राजनीति जानते हैं विनोद जी, और इसके लिए भेज दिया या राजकिशोर को, जिनको जो क्रिकेट की रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये ठीक नहीं है ना कुल मिला के। तो इस तरीके की चीजें भी सोचनी चाहिए। हाँ, एक बात आखिरी में बस ये जरूर कहना चाहूंगा, राजनीति की जो बात अभी विनोद जी ने कही कि दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, दरअसल यहाँ पर राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है, वो अपने आप को ऐसे पेश करने में सक्षम हो चुके हैं कि वो राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली इस नैरेटिव को, इस ट्रैप को कांग्रेस काट नहीं पा रही है। वो इस चक्कर में राष्ट्र के खिलाफ खड़ी होते दिखाई पड़ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं वो राष्ट्र के खिलाफ है, लेकिन उनकी ये जो अधीरता है, जो बेसब्री है, जो बचकानापन है, जो अपरिपक्वता है, वो निश्चित तौर पर देश का तो नुकसान कर ही कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये 44 से 99 तक पहुंच के, ये अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनका शीर्ष है, उच्चतम है, तो इसको यहीं पर मान लीजिए कि उच्चतम ही है ये, बस। ठीक है पूर्णिमा जी, जो बात राजकिशोर जी कह रहे हैं, बस एक जल्दी से उस पर एक कमेंट आपका। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, वाकई वो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका उलट नैरेटिव बन रहा है, और अगर बन रहा है तो वो किसके लिए खतरनाक होगा? क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वो पार्टी के साथ तो देश के लिए भी होगा ना। राहुल गांधी जो नैरेटिव बना रहे हैं वो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है ये राहुल गांधी जाने, लेकिन जो नैरेटिव बन रहा है दोनों तरफ से वो ये है कि एक तरफ सरकार भी और बीजेपी नैरेटिव बनाने में पीछे नहीं है, और उसका ये भी जवाब दे रहे हैं, उसमें ये पीछे नहीं है। वो बेशक चाहे देश के अगेंस्ट जा रहा है, राष्ट्रहित में है या नहीं है ये लोग नहीं सोच रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मधुबनी की रैली में जाके इस आतंकवाद के बारे में पहले पब्लिक स्पीच देते हैं, तो क्या ये नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं है? मधुबनी कौन सा फोरम था? वो तो इलेक्शन मीटिंग थी ना, और बिहार के इलेक्शन में आप इस मुद्दे को उठाने वाले हैं, इसका भरपूर फायदा लेने वाले हैं, तो वो नैरेटिव नहीं है क्या? आज पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर के साथ मोदी जी का एयरफोर्स पायलट, फाइटर पायलट की पोशाक में जो पोस्टर लगा हुआ है, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं है। और नैरेटिव बनाने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, तो उसका कांग्रेस अगर जवाब दे रही है तो वो सबको क्यों खल रहा है? कांग्रेस तो सही सवाल पूछ रही है, कम से कम उन सवालों का जवाब 4 सेंटेंस में अगर प्रधानमंत्री दे देते। दोनों ही सर्वदलीय बैठक में उन्होंने आने की जहमत नहीं उठाई। इसका क्या मतलब निकलता है कि उनके लिए ये सब जो फोरम है बिल्कुल बेमानी है, उनको कहीं पे किसी को कोई जवाब नहीं देना है, ये वो प्रूव करना चाहते हैं। क्यों नहीं देना है जवाब भाई? जब युद्ध के बीच में नेहरू जी को खड़ा करके जवाब देना पड़ा, जब युद्ध के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी को जवाब देना पड़ा था कारगिल के बाद, तो मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे सकते हैं? ठीक है, विशेष सत्र ना बुलाएं, कम से कम सर्वदलीय बैठक में आके नेताओं से 1 to 1 बात करके कह सकते हैं कि अभी इतनी चीजें हम पब्लिक में नहीं ले जा सकते हैं, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके बताया जा रहा है। बालाकोट स्ट्राइक जब हुई थी, जब एयर स्ट्राइक हुई थी, कितने लोगों को पब्लिक में आज पता है कि हमारा एक MI-17 हेलीकॉप्टर हमारी ही एयरफोर्स ने मार गिराया था, गलती में, हबड़ा तबड़ी में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया था। सरकार की तरफ से कभी कोई पब्लिक में बयान आया, कोई सफाई आई? तो वो जो संशय वाला माहौल ये सरकार क्रिएट करती है, सवाल इसीलिए पूछे जाते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, अगर कोई कह रहा है सोशल मीडिया पे कि 5 हमारे विमान गिर गए, तो सरकार खुल के क्यों नहीं कह देती है कि हम एक भी विमान नहीं गिरा है? और जहां तक सच है, एक राफेल का फ्यूल टैंक गिरा था जिसकी वजह से ये नैरेटिव बना था। राफेल में अगर सबको पता है एडिशनल फ्यूल टैंक होता है, जब वो अपना रेंज बढ़ाना चाहता है तो पहले उस फ्यूल टैंक को खाली करके वो गिरा देता है। वो गिरा हुआ फ्यूल टैंक लोगों को मिला था, जिसकी वजह से ये नैरेटिव बना कि हमारा एक राफेल गिर गया है, जो कि सच नहीं है। लेकिन सरकार आधिकारिक रूप से इसको क्यों कहने में शर्मा रही है, क्यों हिचकिचा रही है? तो जो सरकार की तरफ से एक बहुत चुप्पी का माहौल है, खुल के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, संशय वो है। नैरेटिव दोनों तरफ से बन रहा है। आप नैरेटिव बनाएंगे तो विपक्ष भी बनाएगा, उसमें उनको सिर्फ लताड़ें और आपकी हम महिमा मंडन करें, ये तो नहीं होगा। नैरेटिव वॉर है और सब अपने अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहे हैं। सर जल्दी से MI-17 पर बाकायदा सेना की इंक्वायरी हुई थी, और कोई भी अभी जो ये देख रहे होंगे अमर उजाला, बाकायदा ग्रुप जनरल कोर्ट मार्शल हुआ था, कमेटी इंस्टीट्यूट की गई थी, बाकायदा उसको सस्पेंड किया गया। अब अगर ये सब चर्चा करने को राजनीति है तो ऐसी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकायदा वो
ये रिकॉर्ड में है, ऐसा नहीं श्रीनगर के किसी को पास नहीं एलसी पता, के आसपास एक सबको घटना पता हुई चला। थी, मुझे अच्छे से जी। याद है। हाँ, नहीं पब्लिक डोमेन में ही सब खबर में है। बाद में आई सर, जानकारी उस वक्त में नहीं है। आई थी, उस वक्त तो यही चल रहा था क्योंकि हम लोग- ऑफिशियल कोई हाँ, नहीं, ये ऑफिशियल उस वक्त बाकायदा कोई ही में statement नहीं सारी- था। हाँ, वो जब तक पूरी का जांच जो होगी, ऐसी उसके बाद चीजें ही तो नहीं process कही है, वो जाती कर है रही ना, है उस वो प्रोसेस अपना। कई बार होता है। रामकृपाल सर, चुप्पी के जो आरोप लग रहे हैं, क्या चुप्पी से ही सवाल उठ रहे हैं? उसी की वजह से ये नैरेटिव वॉर छिड़ गया है? या चुप्पी अगर खत्म हो जाती, सर्वदलीय बैठक में खुद शायद प्रधानमंत्री गए होते और उस वहां पर तमाम तरीके की चीजें अगर कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों के साथ क्लियर हो जाती, तो क्या परिस्थिति कुछ अलग हो सकती थी? देखिए, जनता ने वोट दिया है बीजेपी को, उसकी सरकार बनाई है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो हर चीज़ हमसे, आपसे या विपक्ष से पूछ करके करे। राष्ट्रीय मामलों में देखिए हमेशा से होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, गोपनीयता की शपथ ली जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अटैक इन एंटिसिपेशन इज नॉट डिफेंस। केवल आप ये मान ले कि वो है, मैं उस पर अब बहुत नहीं जा रहा हूँ। दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा, जैसे बार बार हम लोग युद्ध कर रहे हैं। पहली बात तो युद्ध नहीं था ये, न तो प्रैक्टिकल युद्ध था, न मतलब कहने के लिए टेक्निकल भी नहीं है, युद्ध है, और वैसे भी नहीं था, ये कॉन्फ्लिक्ट थी। युद्ध बिल्कुल अलग चीज़ होती है, इसलिए युद्ध विराम ये सब शब्द जरा हम लोग सोच के बोलें। दूसरी बात, देखिए ये सारा मामला, दो घटनाएं हुई, एक पहलगाम में, और पहलगाम की घटना के बाद मोदी ने कहा कि हम आतंकियों और आतंकियों को पनाह देने वालों पर एक्शन लेंगे। यही हुआ, और 7 तारीख को भारत सरकार ने यही किया। 9 आतंकी ठिकाने उनके ध्वस्त किए। पहली बात तो यह है कि हम सब भारतीय, चाहे वो सत्ता में या विपक्ष में, यह हम मानते हैं कि नहीं कि उन्होंने जो कहा था आतंकवादियों को मारेंगे, आतंकवादियों को मारा। आज ही रिपोर्ट आई है, कहीं विदेश की है, वो 187 वो लिख रहे हैं, 187 मारे गए। आज की ताज़ा रिपोर्ट है कहीं है। तो अब तो सारे पिक्चर आ गए हैं, फॉरेन मीडिया में भी आ गया है। बहावलपुर तक आप गए ना, कभी आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी हमारी सेनाएं बहावलपुर में मतलब इस तरह से नहीं घुसी थी, हमला नहीं किया था। पीओकी तक हम करते थे। तो मेरा नटसेल में है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट था, हम लोग इतने देर से 1 घंटे से बात कर रहे हैं, एक बात पर तो हमें सहमत होना चाहिए कि हमने जो इस देश ने जो घोषणा की थी उसमें हम सफल हुए। रही बात ये कि जब भी हम लड़ाई में जाते हैं, अभी हम ही से आप लोगों ने, किसी ने कहा कि आप किसी को कितना भी पीट दीजिए, अगर वो 2 लाठी आपको भी मारेगा, तो कोलेटरल डैमेज होता है। मेरा ये कहना है कि पहली बात ये है, हमारे यहाँ से जो चीज़ें उठ रही हैं, हम मानते हैं बीजेपी भी राजनीति करेगी, राजनीति करने के लिए वो पार्टी है, कांग्रेस भी राजनीति करेगी, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसकी लक्ष्मण रेखा क्या है, ये कि हमारे नैरेटिव को दुश्मन जो है वो इस्तेमाल न कर पाए। एक बात, अगर विपक्ष ने ये कहा होता कि नहीं, हाँ हमने वो चीज़ अचीव कर ली है, लेकिन हमें नुकसान भी पहुंचा, वो अलग की बात है। लेकिन नुकसान पहले आप पाकिस्तान का नहीं पूछ रहे हो, हाँ, आप अपना पूछ रहे हो। दूसरी बात, जब आपके फोटो लेकर के, आपका नाम लेकर के वहाँ के असेंबली में और वहाँ की संसद में इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी आप चुप हो। कम से कम इतना तो कह सकते हो कि ठीक है, हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं है, ये गलत है, और हाँ, हमने तुमको मारा है। स्पष्टीकरण तो तो मेरा कहना ये है, लक्ष्मण रेखा ये होती है कि आप पार्टी से लड़े, राजनीति आप भी करेंगे, वोट आप भी, वोट के हर पार्टी वोट के लिए आती है, वो भी करेंगे, लेकिन कहीं ये देखना चाहिए कि जो हमारा दुश्मन है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान कांग्रेस का भी दुश्मन है। और अगर वहाँ पे कांग्रेस के लोगों की और फलाना कुछ एक्टिविस्ट लोगों को लेकर के महिमा मंडन किया जाता है और वे लोग चुप रहते हैं, तो ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, तो और फैसला जनता करेगी। इसीलिए बिल्कुल करेगी, जनता भी सब देख रही है। जल्दी से 10 सेकंड में फिर विनोद सर। चुप्पी के बारे में आपने बोला कि ये चुप्पी से सवाल उठ रहे हैं। चुप्पी से एक शंका जरूर है कि ऐसा तो नहीं कि खेल सामने कुछ दिखाया जा रहा है और पर्दे के पीछे कुछ खेल दूसरा चल रहा है, इसलिए शंका उठती है और सवाल फिर उसी से पैदा होते हैं। विनोद सर, सवाल सबके हैं, विपक्ष के भी हैं, सत्ता पक्ष के भी हैं, सब एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर देश के सामने, देश के लोगों के सामने ये है देश का,
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने जो जवाब दिया उस पर उतनी बात होनी चाहिए, शायद अभी हमको उसका महिमा मंडन करना चाहिए था। हम इस बात पर आकर अटक जाते हैं कि विमान कितने गिरे, वो उस बात पर अटक जाते हैं कि आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये वाली परिस्थिति खतरनाक हो गई। देखिए, भारत एक बहुत जीवंत लोकतंत्र है और जीवंत लोकतंत्र में सवाल उठते हैं। हम पाकिस्तान नहीं, हम चीन नहीं है, और यही भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। हम भारत को चीन क्यों बनाना चाहते हैं लोकतांत्रिक दृष्टि से, या हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं कि सवाल ही ना उठे? अमेरिका में सवाल उठते हैं भाई। वियतनाम वॉर के समय कितने सवाल उठे अमेरिका में। मोहम्मद क्ले ने, वो कैशियस क्ले तो मोहम्मद क्ले हो गया था, मोहम्मद अली हो गया था, झंडा जला दिया था उसने, तो क्या विदेशद्रोही हो गया था वो? अमेरिका का नुकसान हो गया क्या? अमेरिका खत्म हो गया? ताकत और बढ़ी अमेरिका की। तो ये मतलब कहना कि चुप रहिए भाई। सवाल ये है कि लक्ष्मण रेखा सरकार की भी है, लक्ष्मण रेखा विपक्ष की भी है, दोनों की लक्ष्मण रेखा है। बहुत बेहतर होता अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक बुला के प्रधानमंत्री जी सबसे व्यक्तिगत रूप से कहते कि ये चीजें हैं, ये सफलता है सेना की, और ये चीजें ऐसी हैं जो हम अभी सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते। और मुझे पक्का विश्वास है कि कोई भी राजनीतिक दल, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, फिर हिम्मत नहीं करते पब्लिक में सवाल पूछने की, अगर प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से ये ट्रस्ट एक आपस में ले। ये ट्रस्ट डेफिसिट है अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में। ये ट्रस्ट डेफिसिट है राहुल गांधी और जो कि नेता विपक्ष, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं, और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। ये ट्रस्ट डेफिसिट इंदिरा जी और अटल जी के बीच में नहीं था। ये ट्रस्ट डेफिसिट सोनिया गांधी और अटल जी के बीच में भी नहीं था। ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? मूल मामला यहां पर है। और इसीलिए क्योंकि जब आप संवाद नहीं करेंगे तो इस तरह के कंफ्यूजन पैदा होंगे। आप बहुत अच्छा मैसेज दिया सर्वदलीय बैठक बुला करके, दो बैठकें बुला करके सरकार ने और देश ने और विपक्ष ने पाकिस्तान को कि हम सब एकजुट हैं। और अभी सर्वदलीय सांसद जो प्रतिनिधिमंडल भेजा गया उससे भी एक बहुत बेहतर संदेश किया है। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ राजकिशोर जी की इस बात से कि कांग्रेस पार्टी को कायदे से सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी का नाम भेजना चाहिए था। उनसे बेहतर कौन है विदेश नीति के मामले में? बीजेपी के पास भी ऐसे लोग नहीं है, एक दो लोगों को छोड़ करके। सुषमा जी वगैरह थी, अब नहीं है। बीजेपी ने भी जो नाम बहुत भेजे, बहुत कायदे के नाम, कुछ लोगों के नहीं, बड़े अच्छे से लोग बीजेपी में हैं जो भेजे जा सकते थे। लेकिन चलिए खैर, वो पार्टियों का मामला है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? राजा वरिंदर सिंह, मामला नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर अच्छे लोग ही भेजे जाने चाहिए थे। सही बात क्या भाई, मतलब आदमी क्रिकेट की कमेंट्री करता है, भेज दिया आपने उसको इसरो की कवरेज करने के लिए। तो बहुत हमारा अधिकार था, हम नहीं, चाहे जिसको भेजें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्रतिनिधिमंडल सरकार का प्रतिनिधिमंडल है, ये संसद का नहीं है। देश का प्रतिनिधि नहीं, सरकार मतलब देश के प्रतिनिधिमंडल है, सरकार द्वारा भेजा गया प्रतिनिधिमंडल है। और ये संसद का इसलिए नहीं है कि ये नाम स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ने तय नहीं किए हैं, ये सरकार ने तय किए हैं। इसीलिए उसमें कई गैर सांसद भी हैं। सलमान खुर्शीद हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, गैर सांसद भी हैं, अकबरुद्दीन हैं जो डिप्लोमेट हैं। हाँ, तो बहुत नाम, बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी वहां चूक गई उनको। और अगर सरकार उन नामों को मना करती तो सरकार का ओनस आता, सरकार पर जिम्मेदारी आती। गए हैं आनंद शर्मा, वो 4 नाम भेजे तो उसमें आनंद शर्मा का ही नाम था जो उसको सरकार ने स्वीकार किया। नहीं, आनंद शर्मा का नाम स्वीकार किया। अमरिंदर, राजा वरिंदर और ये गौरव गोगोई और नासिर हुसैन। अब भाई चलिए, इनकी संसदीय योग्यता मुझे कोई शक नहीं है, योग्य लोग हैं, बड़े लोग। लेकिन विदेश के मामलों में सलमान खुर्शीद या मनीष तिवारी या आनंद शर्मा या शशि थरूर का अनुभव ज्यादा है। आप चिदम्बरम का नाम भेज देते, अगर आपको दिक्कत थी तो ऐसे नाम भेजते। तो यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही मतलब चूक की है, या कहें बहुत ही अहमकाना उनका वो रहा है। लेकिन रही बात सवाल की, तो सवाल पूछना ठीक है, वो है। लेकिन सरकार की खाली, सरकार को एक बार विश्वास में जैसे पहले लिया था वैसे ही ले लेना चाहिए था, तो ये विवाद नहीं होता। और होता तो फिर सीधे सीधे विपक्ष का ओनस था। ठीक है, लाइन कहां पर आकर रुकनी चाहिए, कहां पर हमें यह तय करना चाहिए कि हद अब पार नहीं होनी चाहिए, वो चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये बड़ी बात है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा और अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।